तो बदल रहा है बिहार, बदल रही है इसकी तस्वीर और तकदीर। चुनाव में भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना प्रदेश में 50 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश लाने की है। राज्य में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट खुल रहे हैं, 4 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत हो रही है, तो वहीं कई जिलों में फिल्म सिटी भी बनाने का प्रस्ताव है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। बंद पड़े सभी चीनी मिल खोलने की योजना है, तो वहीं राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। बिहार अब चल नहीं रहा है बल्कि दौड़ रहा है और ऊंची छलांग लगाने को तैयार नजर आ रहा है। बिहार में तरक्की की इस कहानी में कितना अफसाना और कितनी हकीकत है, ये समझने के लिए आज टू द पॉइंट में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बीते 20 सालों में बिहार में बहुत कुछ बदला है। अगर नहीं बदला है तो वो है प्रदेश में उद्योग धंधों का विकास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार एक बड़ा चुनावी वादा किया था कि जीत कर आए तो हर जिले में उद्योग धंधों का विकास होगा। इसी सोच के तहत हर हफ्ते मुख्य सचिव के साथ निवेशकों की बैठक की योजना बनी। इस बार मुख्य सचिव की पहली उद्योग वार्ता में हुई बैठक में कुल 32 प्रस्ताव आए, सभी स्वीकृत कर दिए गए। कितना बदल रहा है, रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। उद्योग के लिए क्या चाहिए? संसाधन, श्रम शक्ति और प्रतिभा। बिहार में तीनों की कोई कमी नहीं है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की पहली उद्योग वार्ता में निवेशकों ने 6 सेक्टर में रुचि दिखाई है। ये डेयरी, इलेक्ट्रिक उत्पाद निर्माण इकाई, फर्नीचर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लेदर गुड्स और शुगर हैं। सवेरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राज्य में रोबोटिक सर्जरी के विस्तार में निवेश और साझेदारी चाहता है। कोका कोला के निदेशक सिद्धार्थ लदानी ने कहा कि कंपनी बिहार में उद्योग लगाना चाहती है। अशोक लेलैंड के वाइस प्रेसिडेंट यशपाल साचर ने इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई लगाने का प्रस्ताव रखा। निवेशकों ने आयात निर्यात को सरल बनाने के लिए सरकारी सहयोग की भी मांग की। सरकार ने सभी 32 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है, लेकिन उद्योग वार्ता को लेकर बिहार में अब राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, बिहार में 20 वर्षों में नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए, बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना के लिए सरकार के स्तर से कोई कार्य नहीं हुए हैं। तभी तो बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि औद्योगिक रोड मैप तैयार करके बिहार में पूंजी निवेश के लिए हम उद्योगपतियों को लाने का काम करेंगे। बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना करेंगे। तो 20 वर्षों में आप लोग क्या कर रहे थे? 20 वर्ष में 37.5 महीना वो भी इसके हिस्सेदार रहे, तो खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं। तो 20 वर्ष बोलते क्यों है? सुधार करिए, समय को कम करिए। और फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग चलता था, वो उद्योग बंद हो गया बिहार में। जिसको उद्योग दिखाई नहीं पड़ता है, बिहटा के गोविंदपुर में चल जाए। आप जानते हैं कि केंद्र में CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। उसी तर्ज पर बिहार में उद्योग विभाग एक प्रस्ताव भेजने जा रही है कि चूंकि बड़े पैमाने पर बिहार में उद्योग लगने जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके लिए अलग एक सुरक्षा बल का हम गठन करने जा रहे हैं। और इसके लिए सरकार को हम प्रस्ताव भेजेंगे जिससे निवेशक निर्भीक होकर और स्वच्छंद वातावरण में अपना निवेश कर सके, उद्योग लगा सके। एकदम सरकार अपना वादा पर कायम है और वादा पर कायम रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन है कि बिहार ईस्टर्न इंडिया का नया इंडस्ट्रियल हब बने। यहाँ आने वाले निवेशकों को वन स्टॉप समाधान मिले। अगर जरूरत पड़े तो नीतियों में फौरन संशोधन किया जाए। भूमि आवंटन और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने में तेजी लाया जाए। अगले सप्ताह की उद्योग वार्ता गुरुवार की बजाय शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को होगी। उद्योग वार्ता की लोकप्रियता और रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव संकेत हैं कि बिहार एक नए इंडस्ट्रीज हब के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन पर एक आरोप बहुत गंभीर लगता रहा है कि उनकी सरकार ने बिहार में उद्योग धंधे को लेकर आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन प्रचंड जीत के बाद लग रहा है ये आरोप से मुक्त होने वाले हैं। बिहार में 32 उद्योग धंधे के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने सहमति दे दी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है 20 साल का हिसाब पहले दे दो। लेकिन इतना जरूर है, उद्योग धंधे अगर लग गए तो निश्चित तौर पर नीतीश प्रचंड जीत के बाद इस परीक्षा में पास अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट साहित्य के साथ मधुबालम, नक्षत्र न्यूज़, पटना।
चलिए तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और कितना बदल रहा है बिहार और कितना बदलने की संभावनाएं हैं, किस तरीके से बदलेगा, जमीन कहां से उपलब्ध होगा और बाकी तमाम संसाधन किस तरीके से बिहार सरकार निवेशकों को उपलब्ध करवाएगी। क्योंकि देखिए पानी, बिजली, तमाम चीज़ें, सड़क सुरक्षा, वो काम पिछले 20 सालों में हो गया है। सबसे ज़्यादा जो चुनौती बिहार में है, जो सबसे ज़्यादा इस बार मुद्दा गूंजता रहा है, वो रोजगार, उद्योग, इंडस्ट्रीज को लेकर रहा है। इसी को समझ लेते हैं। क्योंकि बदल रहा है बिहार, ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में बदल रहा है। जो हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगे वो 4 खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। पटना से जुड़ रहे हैं किशोर कुणाल जी, जेडीयू से जुड़ रहे हैं, राहुल आनंद जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा आरजू खान साहब हमारे साथ दिख रहे हैं आरजेडी के, और कृष्ण भूषण सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ेंगे। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, आरजू जी आप ही के पास जाएंगे, उसके बाद किशोर जी तो बहुत कुछ लिस्ट गिनवा ही देंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। आरजू जी, कितना बदल रहा है बिहार आप लोगों के हिसाब से? आज सिवान के अंदर 2 लाशें बोरियों के अंदर नहर से बरामद हुई हैं, जिसके सर को काटा गया था। तो ये बिहार बदल चुका है। और बिहार को बदलते हुए हमने 45 दिन में 45 से 50 मर्डर देखे। ठीक है, ये बिहार बदला हुआ है। और हमने गरीबों के छतों को छीनते हुए ठिठुरती हुई ठंड में देखा। ये बिहार बदलता हुआ हमने देखा। एनसीआरबी के डेटे को, आंकड़े को पढ़ा, जिसमें पता चला कि ये जो बुलडोजर मॉडल है ना उत्तर प्रदेश में, जो कि इस देश के संविधान पे बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जो इस संविधान के आधार पर इस देश को चलाते, उन्होंने कहा कि जितना जल्द हो सके बुलडोजर प्रथा पे रोक लगनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसको तार किया और बुलडोजर के क्रम के बाद भी उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के डेटे में पहले स्थान पर और उसी के तर्ज पर बिहार दूसरे स्थान पर है। तो पहले तो ये कैसा सुशासन है? सुशासन नाम ही जुमला है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इतने मर्डर्स हो गए। महिलाओं के खाते में तो आपने इलेक्शन कमीशन को अपना बंधक बनाया ही था और उनको तो आपने इनाम भी दे दिया चुनाव जिताने का। सुना है कि उनका प्रमोशन हो गया। उसके बाद जो 10,000 राशियां जो महिलाओं को सशक्त करने के नाम पे दी गई थी, अब तो पता चला है कि वो पुरुषों को भी दे दिया गया। और अब लव लेटर लिखा जा रहा है कि वो 10,000 रुपए वापस लौटा दो। अगर नहीं लौटाओगे तो लव लेटर ऐसे लिखा जाएगा। तो ये किस तरीके का जुमला है और किस तरीके का काम है? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार प्रदेश में साल दर साल सरकार तो इन्हीं की है, लेकिन यूरिया की कालाबाजारी लगातार साल दर साल चल रही है। वो यूरिया की कालाबाजारी से बिहारियों को छुटकारा कब मिलेगा? आरजू साहब, मुद्दा ये है कि क्या बिहार बदल रहा है? वो तमाम चीजें जो गिनवा रहे हैं अपोजिशन के तौर पर, आपको गिनवाने का हक है। हम समझ रहे हैं इस बार इन्वेस्टमेंट बिहार में जिस तरीके से लाने की कवायद है, उद्योग मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल, वो कह रहे हैं 50 लाख करोड़ का इस बार इन्वेस्टमेंट होगा अगले 5 सालों में। फिल्म सिटी का निर्माण पर जोर है। परसों बांका में जिस तरीके से हमने देखा, अभिनेत्री गई, जमीन का निरीक्षण हुआ, क्रिकेट को लेकर जो स्टेडियम बनाने की कवायद है, इसके अलावा सड़कों का जाल बिछाने की कवायद है, इंडस्ट्रीज के लिए चीनी मिल, ये आप लोगों को दिखता नहीं है? हाँ, हमको दिखता है ना कि बंद पड़ी चीनी मिल, जो हमारे वक्त में जो चीनी मिल थी वो बंद पड़ी है। और उसको आज तक 1-2 को खुलवा पाए, वो भी रीवा का जो खुलवाया तो उसमें भी महागठबंधन का हाथ था। उसके बाद तो आप बंद पड़ी चीनी मिली तक नहीं खुलवा पाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो पहले कहते थे उसको लोग सही मान जाते थे। उन्होंने तो कहा था ना कि 2015 में मोतिहारी में कि मैं आऊंगा तो इस चीनी कल का बना हुआ चाय पीऊंगा। आज तक वो मिल नहीं बना है। तो किस तरीके का बिहार बदला? चलिए ठीक है, आप ये बता दीजिए हमको। और जहां तक रही शासन सत्ता, तो इन्हीं का है ना। ये किसकी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं? 20 सालों से आप शासन सत्ता में हैं। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल हब नहीं बन पाया, इंडस्ट्रियल सभी छोटे हैं, उसके बाद भी फैक्ट्रियां नहीं लग पाती हैं, तो ठीक है आरजू साहब, कौन है? सत्ता पक्ष के लोग समझ गए। इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है, राहुल आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए ना। और ये झूठ और प्रपंच, ये झूठ और प्रपंच बंद करिए और ये बताइए कि महिलाओं के खाते में 1,90,000 जो बची हुई राशियां है वो कब डालिएगा? उनको सशक्त करने के ही नाम पे। राहुल आनंद जी, कई सवाल जो है आरजू जी उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस बार कितना बिहार बदल रहा है? दावे तो आप लोग 50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का कर रहे हैं। क्या एक स्टेट में संभव है जो पिछले 20 सालों में बिहार में नहीं हो पाया, 5 साल में हो जाएगा? देखिए, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले जो आपने इस बात को कहा कि क्या ये संभव है बिहार जैसे राज्य में, तो अक्सर एक कहावत है कि इम्पॉसिबल को अगर दूर करके पढ़ा जाए तो आई एम पॉसिबल बन जाता है। और दूसरी बात, जो नकारात्मक छवि वाले लोग हैं, जिनको बिहार
ने, बिहार की जनता ने उनको दूर किया है, काली नजरों से के साये से उनको दूर रखा गया है, वो आज विपक्ष में जरूर बैठे हैं। देखिए, ये सारे लोग एनसीआरबी की बातें करते हैं, लेकिन एनसीआरबी के डाटे को तो जनता ने नकार दिया है। तीसरी बात, प्रतिपक्ष में बैठने का मतलब ये होता है कि आप ऐसे मुद्दों को उठाइए जिसके लिए सरकार आपको ध्यान को केंद्रित करे, लेकिन प्रतिपक्ष तो हमारा आज ऐसा है कि हनीमून पीरियड पे है। आमतौर पे अगर देखा जाए कि जब भी कहीं कोई सरकार बनती है तो उसके लिए हनीमून पीरियड होता है। तो हमारी जो सरकार है वो रिफॉर्म और परफॉर्म पे चल रही है, और जो विपक्ष के जो नेता हैं वो हनीमून पीरियड पे बाहर हैं, विदेश में घूम रहे हैं। यानी कि ये सदन की गरिमा को भी तार तार करते हैं। और वैसे समय में जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी उनको अपने नेताओं की, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की, वो रंड छोड़कर भाग गए। शिवानंद तिवारी जी का पोस्ट लगभग इसी चित्र को रेखांकित करता है। एक बात और बताऊं कि ये बातें जरूर करते हैं कि जो बंद चीनी मिल है उसकी, मैं मानता हूं, वो बंद क्यों हुए थे, वो किसके शासनकाल में बंद हो गए थे, उसके पीछे की क्या राजनीति रही थी। दूसरी बात जो ये कभी चर्चा नहीं करते हैं, ये बिहार के अंदर जो लगभग 50 करोड़ लीटर इथेनॉल का जो उत्पादन होता है वो कौन से चीनी मिल से आता है, वो इन्हीं चीनी मिल से आता है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट एक बात कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास किए बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं संपूर्ण भारत के विकास की। एक संदर्भ और इसमें बताना चाहूंगा मैं आपको कि जब इस साल बिहार का जो बजट आया था, उस बजट में अगर हम बात करें तो विपक्ष के नेतागण हल्ला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, सदन नहीं चलने दे रहे थे, ये कहकर कि बजट में सारा चीज तो बिहार को दे दिया, सब चीज बिहार को दे दिया, और उसके बाद कहते हैं कि कुछ भी बिहार को नहीं दिया। और जो महिलाओं को सशक्त करने की बात है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद इसके लिए सुनहरे अक्षरों में इतिहास रच दिया है। और महिलाएं कैसे सशक्त बनेंगी, कैसे मजबूत बनेगी और कैसे मुख्य धारा से जुड़ेगी, इसकी चिंता एनडीए को आता है करने। और विपक्षी खेमे के लोग लटका के, अटका के, भटका के चर्चा को मोड़ने का प्रयास करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये होता तो आज ये तो 18 नवंबर को सरकार का गठन करने का और शपथ लेने की बात किए थे, और वही जो बिहार में एक बहुत मुद्दा लेकर चले थे। ठीक है राहुल जी, एक रिएक्शन और किशोर कुणाल जी से भी ले लेते हैं, और उसके बाद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कृष्णा भूषण जी भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। किशोर कुणाल जी, महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए इस बार अगर प्रचंड बहुमत मिली है तो जिम्मेदारी भी बढ़ी है, और मेरे ख्याल से बिहार के लोग अब आपसे पानी, सड़क और इन तमाम चीज़ों की उम्मीद तो नहीं कर रहे होंगे कि भाई आप इतना प्रचंड बहुमत दिया है तो अब आप बिजली देखिए, पानी देखिए, सड़क देखिए, अब आपको उद्योग देखना होगा, इंडस्ट्रीज को देखना होगा, रोजगार को देखना होगा, नौकरी को देखना होगा। सरकार का फोकस भी उस दिशा में दिख रहा है, लगातार बैठकें हो रही है, फिल्म सिटी निर्माण को लेकर निरीक्षण हो रहा है, चाहे क्रिकेट स्टेडियम को लेकर। अगले 5 सालों में हम अलग बिहार को देखेंगे, अलग दिशा में। देखिए दीपक जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। अभी हम बात कर रहे हैं बदलाव की, बिहार बदल रहा है, यह महज एक नारा नहीं है, यह एक हकीकत है, और यह हकीकत बिहार की 14 करोड़ आबादी समझ रही है, जान रही है। हमारा जो जनादेश आया है वो जनादेश इसी हकीकत को बयां कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो बिहार बदल रहा है उसकी परिभाषा आप गांव के पगडंडियों पे, शहर के चौराहों पे, हर जगह देख सकते हैं। जिस प्रकार से चमचमाती हुई सड़कें, गांव की महिलाएं, आत्मविश्वास से भरी हुई महिलाएं, जीविका दीदियां, बच्चियां जो साइकिल से स्कूल जा रही हैं, वो ये सब कुछ तय कर रहा है कि बिहार बदल रहा है। और बिहार न सिर्फ बेसिक नीड यानी आधारभूत जरूरत ही नहीं, बल्कि एक बेहतर और विकसित बिहार के बनाने के लिए जो जरूरत होनी चाहिए उसको पूरा करने के लिए बिहार बदल रहा है। हम लोग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम लोग एक शानदार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम लोग एक मजबूत मानवीय संरचना की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स बेहतर हो रहा है बिहार का। बिहार की बच्चियां पढ़ लिख कर, जो बच्चियां आज से 15 साल पहले साइकिल से स्कूल जाया करती थी, आज वही बच्चियां राइफल तानकर शहर की सुरक्षा तय कर रही हैं। यह तय कर रहा है कि बिहार बदल रहा है, और निश्चित तौर पे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में बिहार बदल रहा है। और अगले 5 साल में आप देखेंगे
तो हम लोग एक विकसित बिहार की परिभाषा को गढ़ चुके होंगे, रच चुके होंगे, जहाँ पे यहाँ इंडस्ट्री भी होगा, जॉब भी होगा, हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इंडस्ट्रियाँ बनेगी और अलग अलग विभाग के माध्यम से बिहार के लोगों को एक बेहतर भविष्य कैसे दिया जा सकता है, एक सुकून भरी जिंदगी कैसे दी जा सकती है, एक शांतिपूर्ण माहौल कैसे दिया जा सकता है, एक सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कैसे दिया जा सकता है, यह दिखाने का काम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अगले 5 साल में करेगी। चलिए ठीक है, कृष्ण भूषण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। कृष्णा जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि 20 सालों में तमाम चीज़ों को लेकर काम हुआ, हर सेक्टर में काम हुआ लेकिन सबसे जो ज़्यादा पीछे छूट गया वो उद्योग छूट गया, इंडस्ट्री छूट गई और नौकरी और रोजगार छूट गया। आज भी वोट देने के बाद करोड़ों लोग बाहर गए, लाखों लोग बाहर गए, दिल्ली में और महाराष्ट्र में, गुजरात में हमने देखा, पूरी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। इसको बदलने का एक सुनहरा मौका नीतीश कुमार के पास है अगले 5 सालों तक। आप सबको मेरा नमस्कार जी। मेरा ये जो मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार से पलायन को रोकना। और जब तक बिहार से पलायन को नहीं रोका जाएगा, कोई सरकार ये नहीं कर सकती है थल ताल ठोक करके वो बहुत काम कर रही है। आज सभी जगह चले जाइए भारत में, आपको लेबर के रूप में बिहारी जरूर मिल जाएगा। कृष्णा जी, आपका स्पीकर थोड़ा डाउन कीजिए, स्पीकर आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरा ये कहना है जी। अब आवाज ठीक से जा रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए सर। अब तो इको नहीं हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, बोलिए सर। 20 साल से ऑलरेडी माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो जो सरकार 20 साल से है, फिर 5 साल के लिए उसको बहुमत मिला है, चाहे जिस वजह से भी मिले, चाहे वो 10,000 रुपया देके खरीदा जाए या वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा के हो, चाहे जिस तरह से भी करके बहुमत तो उनको मिला है। तो जो सरकार 20 साल से चली आ रही है, फिर 5 साल के लिए जनता ने उनको जनादेश दिया है। तो जो भी चीजें हैं, रोजगार का सृजन होना बहुत जरूरी है बिहार में। तो जब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी, घर में खुशहाली नहीं आएगी, लोग जो है एवरेज करके औसतन आयु, औसतन पैसा, ये सब चीज ठीक नहीं है। जो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बहुत तकलीफ में बाहर जाके काम करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से वहां पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है जी। नक्षत्र न्यूज के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सरकार को सबसे पहले इस चीज पर काम करना चाहिए कि लोग बिहार में रोजगार हो, उद्योग धंधा लगे और लोग सुखी संपन्न रहें, लोग सुख से रहें, तो बहुत ही माने ये रहेगा। चलिए ठीक है। जो आप कह रहे हैं, आरजू साहब भी आरजेडी से जुड़े हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आरजू साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, देखिए, जिस तरीके से मैं कहता हूं कि वो दौर खत्म हो गया, और ये मत आप कहिए कि अब पिछले सालों में भी आपकी सरकार थी, आज भी आपकी सरकार है, लेकिन अगर आपको 20 साल लग जाते हैं किसी फैक्ट्रीज को स्थापित करने के अंदर, तो ये आपका फेल्यूर है, आप इस चीज को कहिए। और देखिए, मैंने तमाम ऐसे सवालात उठाए, लेकिन जो हमारे प्रिय मित्र हैं राहुल जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आदमी के ऊपर वो आके और मतलब परिवार के ऊपर, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करना उचित समझा। इससे निकलिए, बाहर निकलिए, बातें करिए, बिहार के इंप्लीमेंट की बातें करिए, बेरोजगारी की बातें करिए, शिक्षा की बात करिए, चिकित्सा की बात करिए, पलायन की बात करिए। क्योंकि जिस तरीके से भी आपको जनादेश मिला है, मैनिपुलेटेड ही तरीके से जनादेश मिला है, कम से कम आप इस बिहार के 14 करोड़ आवाम की सेवा करिए। यह आपका कार्य बनता है। ये लफाजी करना बंद करिए, शब्दों की जादूगरी करना बंद करिए, सीधा ये बताइए कि 1,90,000 बची हुई राशियां कब दे रहे हैं। और जो मैंने कहा कि पुरुषों के खाते में चला गया, वो पुरुषों के खाते में जो आप चला गया है, उसके लिए जो लव लेटर आपकी सरकार लिख रही है कि वो पैसे वापस करिए, ये कौन सा औचित्य है पैसे वापस लेने का। और बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, जिसको आप सशक्तिकरण करने की बात करते थे, मैं किसी डेटा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी तुरंत कह देगी कि ये सब झूठ है, जबकि ये भारत सरकार और बिहार सरकार का डेटा है। मैं कहता हूं कि जो नालंदा में अभी 10 दिन पहले तक आपने एक तस्वीर देखी, आपने वीडियो फुटेज चलाए होंगे अपने टीवी के स्क्रीन के ऊपर, नालंदा में हजारों की संख्या में औरतें आई, आधी औरतें उसमें से उन्होंने कहा कि हमें 10,000 रुपए नहीं मिले हैं, हमको सरकार 10,000 रुपए दे,
और आधी महिला ये कह रही थी कि जो 10,000 रुपए दिए हैं बची हुई राशियां कब देंगे, उसके लिए वो आंदोलन कर रही थी। इसके ऊपर बात करिए। बिहार में यूरिया की साल दर साल कालाबाजारी हो रही है। किसान लाइन लगा के यूरिया खरीदने के लिए बेबस है, लाचार है, परेशान है। आप इस कालाबाजारी से उनको छुटकारा कब दिलाइएगा? किसानों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से उनके लागत का क्या दुगना धान खरीद में मिल रहा है। धान का सरकार ने तय किया है 1400 रुपए क्विंटल, और जो बिचौलिए है वो 1800 रुपए क्विंटल ले रहे हैं। तो ये जो बिचौलिए जो ये बीच का जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर आपका बुलडोजर कब चलेगा? ठीक है सर। और किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से क्या आप उसको धान के लागत का दुगना दे रहे हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है। आज इससे बात करिए, लफाजी मत करिए। आपको शासन सत्ता मिला हुआ है मैनिपुलेटेड ही तरीके से, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी पे ही, लेकिन आप काम तो करिए। या हमको पर्सनल अटैक करते हैं, इससे आपका कहां भला होने वाला है? ठीक है सर। 14 करोड़ बिहारियों की बात करें। ठीक है, हम लोग आज विकास के ही ऊपर केंद्रित रहे हैं। देखिए बिहार है, बिहार हम सभी का राज्य है और हम लोग भी चाहते हैं, मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं वो कोई नहीं चाहेंगे कि बिहार गर्त में चला जाए, और मेरे ख्याल से उसी मुद्दे पर आना चाहिए। निवेश होगा, किस तरीके से होना है, जमीन कहाँ से उपलब्ध होगी। राहुल जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दिलीप जायसवाल ने तो कह दिया भाई हम 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएंगे, और लक्ष्य है हमारा 32 जो है प्रस्ताव भी पारित किए गए जब कल मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई 6 निवेशकों के जरिए। और उसके लेकिन बड़ा सवाल है कि जमीन कैसे उपलब्ध होगी बिहार में, इसके अलावा सरकार की रूपरेखा कैसे है। 20 सालों में जो काम नहीं हुआ, क्या 5 सालों में वो चीज़ संभव होगा बिहार में? लक्ष्य रखा गया है, जो लक्ष्य का निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को पाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। इसके लिए मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ भरोसा दिला सकता हूं, क्योंकि हमने अब तक जो कहा है उसको तो किया ही किया है। और जहां तक लैंड बैंक की आप बातें कर रहे हैं, तो उस लैंड बैंक में 10,000 एकड़ भूमि रखने की बात की गई थी। लगभग 3,000 एकड़ के आसपास की भूमि को संरक्षित किया जा चुका है। साथ ही बात करते हैं, अभी हमारे विपक्ष खेमे के लोग एक बहुत बड़ा इशू बनाने का प्रयास कर रहे थे भागलपुर में जो एक पावर प्लांट लगने जा रहा है उसके तहत, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि वो भागलपुर का जो प्लांट था वो 2010 में यूपीए की सरकार ने उसको लाने का काम करने का प्रयास किया था, और वो भरोसा नहीं जता पाई थी। सरकारी कंपनियों भी उनके ऊपर भरोसा नहीं जता पा रही थी कि हम अगर वहां जाएंगे तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे वो वातावरण मिलेगा। लेकिन नीतीश जी की सरकार ने उस वातावरण को तैयार किया, और आज वो हो भी रहा है, जिसको वो बार बार जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिसको एक विलेन के रूप में दिखाने का प्रयास हमारे विपक्षी खेमे के लोग करते हैं, साथ ही इस चीज को भूलते हैं। दूसरी बात मैं कहूं कि जो आप इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं और जो इंफ्रा आने से पहले जो बेस बनाने की बात करते हैं, आमतौर पे जब हम कोई घर को भी बनाते हैं तो जमीन में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि जब मेरा फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो हम कितने भी ऊंची अगर इमारत बनाएंगे तो वो हिलेगा डोलेगा नहीं, वो टिका रहेगा। अब तो भूकंप रोधी भी मकान बनने लगे हैं। तो उस मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो हम इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ का, वो एक माइलसेट करेंगे, जो हमारा जो लक्ष्य है, और उसको हम लेकर आएंगे। इसके लिए हमने क्या नहीं बताया। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक जो अपना पंचलाइन रखा था, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। फिर से एक बार एनडीए सरकार की जो बात करते थे कि 2025 से 30 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश की जो बात करते थे, वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने एयरपोर्ट्स बनाए, हमने ड्राई एयरपोर्ट्स बनाने का काम किया, हमने किसानों को प्रेरित किया। और अभी एक तो डाटा आया है जिसमें बिहार ने सबसे ज़्यादा गेहूं और धान का उत्पादन किया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि जो हम बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल की बात करते हैं, जो संविधान भी में रचित है, उसके तहत सरकार वेलफेयर के लिए है और वेलफेयर संबंध हर वो काम करेगी। बुलडोजर एक्शन की जहां तक सवाल उठता है तो बुलडोजर एक्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके पूर्व में भी बुलडोजर तो एक शब्द दे दिया गया है। इसके पूर्व में भी अगर हम बात करें तो जब यूपीए की सरकार थी और जब लालू प्रसाद यादव जी का सरकार था, उस समय भी जमीनें खाली कराई जाती थी, लेकिन उनका तरीका दूसरा होता था। वो लचर व्यवस्था थी। आज लचर व्यवस्था नहीं है। आज आप सरकारी जगहों पे आप चीजों को नहीं रख सकते हैं, वहां पे डेरा नहीं जमा सकते हैं। इसका संदेश हमने देने का काम किया। तो ये कोई गलत नहीं है और ये कोई एनडीए का फैसला नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने भी इस चीज को माना है, तभी कर रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो लक्ष्य रखा गया है, जो निर्धारित लक्ष्य रखा गया है 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए, तो हम
समय से पहले इन सारी चीज़ों को करेंगे और करने के बाद ही हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आपने देखा है नीतीश जी के आत्मविश्वास को देखा है, नीतीश जी का आत्मविश्वास कैसे है, वो किस तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज से इस चीज का परिचय दे रहे हैं कि शेर बूढ़ा है लेकिन शिकार करना नहीं भूला है। इसलिए उनके अंदर जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उससे उनका उम्र 10 साल और बढ़ गया है। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम किशोर जी से भी समझ लेंगे और आरजू साहब भी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। और क्योंकि बिहार बदल रहा है और बिहार किस तरीके से बदलेगा इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण चर्चा है, बदलेगा किस तरीके से बदलेगा उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आरजू साहब हमारे साथ जुड़े हैं, किशोर जी जुड़े हैं, राहुल आनंद जी जुड़े हैं। आरजू साहब आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद किशोर जी के पास जाएंगे। जमीन की बात करें, आप फैक्ट्रियां जरूर लगाइए, आपको किसी ने रोका नहीं है, क्योंकि शासन और सत्ता दोनों आपके पास है। लेकिन ये बताइए कि बिना अनुमति के किसानों की जमीनें अधिकृत कर लेना और उसको 2011 के सर्किल रेट से पैसे देना, मैं चौसा पावर प्लांट की बात कर रहा हूं, आज तक कितने लोगों को 2011 के सर्किल रेट से आप पैसे दे रहे हैं, कितने लोगों को नहीं मिले और किस तरीके से बर्बरता के साथ उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, ये पूरे देश की जनता जानती है, पूरे बिहार प्रदेश का एक एक जनता जानती है। तो आप ये करना चाहते हैं, जबरदस्ती करना चाहते हैं क्या? अभी आपने देखा कि किस तरीके से हजारों एकड़ जो जमीन है 1 रुपए लीज के ऊपर लेकर एक अडानी अंबानी ग्रुप को दे दिया गया। तो आप ये करना चाहते हैं कि बिहार के लोग खुशहाल न रहें, तरक्की पसंद न हो, तरक्की न करें, उनकी जमीनें जबरदस्ती अधिकृत कर ली जाए और फिर वो दे दिया जाए आपके दोस्तों को। तो ये तो कतई नहीं होना चाहिए। और ये जितने भी चीजें आप कह रहे हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है। आप एनटीपीसी पावर प्लांट चौसा के बारे में बात कर लीजिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वहां के लोगों को आज तक उनका मुआवजा क्यों नहीं मिला, और 2011 के सर्किल के रेट पर आज 2025 में उनको मुआवजा सरकार क्यों दे रही है? क्या वो इसके साथ अत्याचार नहीं कर रही? ठीक है, ये फैक्ट्री, ये बिहार बदलता हुआ आपका बिहार का मॉडल है, तो बिहार की जनता इस मॉडल को पसंद नहीं करती है। चलिए ठीक है, किशोर जी आप समझ रहे हैं, आरजू साहब बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये इस पर जवाब आपको देना चाहिए। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। आरजू साहब के दोनों एपिसोड को मैंने सुना है, जहाँ पहली बार ये बार बार बता रहे थे कि मैनिपुलेटिंग रिजल्ट, मैनिपुलेटिंग रिजल्ट, मैनिपुलेटिंग रिजल्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये मैनिपुलेटिंग माइंडसेट के शिकार हो गए हैं। आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण, आत्म अवलोकन करने के बदले एक फेल विद्यार्थी की तरह जो फेल होने के बाद गलत क्वेश्चन पेपर सेट होने का बहाना कर लेता है, ठीक उसी प्रकार राजद के मित्र एक रिजल्ट को जो पाइस एंड प्योर है, बिल्कुल ही विशुद्ध जनादेश है, उसको ये लोग बार बार मैनिपुलेटिंग करके जनता के बीच में भ्रम की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बिहार की जनता के जनादेश का अपमान करना चाहते हैं। तो मैं इसका खंडन करता हूं। मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं कि राजद के मित्रों को अगर सुधार की गुंजाइश तलाशनी है तो उन्हें आत्म अवलोकन करनी चाहिए, आत्मविश्लेषण करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनके हार के पीछे सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी जिम्मेवार हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन होने के नाते सही से कोऑर्डिनेशन नहीं किया। अगर वो किए होते तो 13 अलग अलग सीट पे महागठबंधन के उम्मीदवार दोस्ताना फाइट कर नहीं रहे होते। अगर वो किए होते तो उनके हेलीकॉप्टर पे वीआईपी के भी उम्मीदवार, वीआईपी के भी नेता बैठते, आईआईपी के भी नेता बैठते और सीपीआई, सीपीएम, माले और कांग्रेस के भी नेता बैठते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने पार्शियल अप्रोच रखा और इसका नतीजा हुआ कि ये चुनाव हारे हैं। दूसरी बात, माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में अलग अलग मापदंड के अनुसार काम किया है। जहां तक चौसा अधिग्रहण का मामला है तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अधिग्रहण तयशुदा मानक के हिसाब से ही हुआ है और मुआवजा का भी जो निर्धारण होता है वो उसी मानक के अनुसार होता है। तो ये इस प्रकार का आरोप लगाना और ये आरोप जिस स्थानीय सांसद के भरोसे इस आरोप को लगा रहे हैं, तो हम आरजू साहब को कहेंगे कि एक बार आप जमीनी स्तर पे जाएं और वहाँ के किसानों से बात करें। अगर वो बात करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि मुआवजा बिल्कुल ही मानक तरीके से दिया जा रहा है और इसका एक तय प्रक्रिया है। ये मैं बात इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि हमारी इस मुद्दे पे पिछले कई महीने पहले वहाँ के स्थानीय किसान से बात हुई थी, जब इनके सांसद सुधाकर सिंह जी इस पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। तो आरजू साहब को अभी भी थोड़ा होमवर्क करने की जरूरत है और जब कोई पर्टिकुलर मुद्दा उठाते हैं तो उस पर्टिकुलर मुद्दा के
लिए पर्टिकुलर तरीके से होमवर्क कर ले, फिर उस मुद्दे को उठाएं तो शायद वो मुद्दा एक ग्लोबल बन चलिए, ठीक सकता है है, सर। नेशनल बन सकता है या रीजनल बन सकता है। लेकिन ठीक। जिस प्रकार से वो उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एयर टाइम खाने का एक प्रयास है और कुछ नहीं है। जी चलिए, ठीक है। कृष्ण भूषण जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हम लोग तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पहलू है और महत्वपूर्ण विषय भी है, लेकिन आप इतने लंबे समय से बिहार को देख रहे हैं, बिहार में तमाम चीज़ें, तमाम गतिविधियां, अपराध, सब चीज़ें होती है। क्या 5 साल में बिहार वाकई में बदल जाएगा? आपको लगता है जिस तरीके से विजन है सरकार के पास, एनडीए के पास, और इनका पिछला रिकॉर्ड, पिछला ट्रैक जो कहता है? देखिए, मेरा जो मानना है 5 साल में बिहार पूरा बदल जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है। जो रवैया है सरकार का, कहते हैं कि दूसरे के राज्य में गलत, अगर पीछे में कुछ हत्याकांड हुआ, लोगों को गोली मार दी गई या जो हिंसक घटना सब घटती है उसके लिए सर, लेकिन अभी के डेट में जो कुछ भी होता है न न्यूज़पेपर में छपता है न टीवी चैनल दिखाता है। जनता को सही से पता ही नहीं चलता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। कानून व्यवस्था की स्थिति का यह कहना कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में पूरा एकदम बढ़िया है, तो ये एक छलावा है। ठीक है। और 5 साल में अगर सही नियत से काम किया जाएगा सब जगह, जैसे अभी एक भाई बोल रहे थे कि जमीन का अधिग्रहण का, तो जमीन का अधिग्रहण जो है अभी के रेट से होना चाहिए, न कि 2011 के रेट से। और पहले के रेट में आप जो है सर्किल रेट से जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो किसानों को आप धोखा दे रहे हैं। शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। शिक्षा का, स्कूल सबका स्थिति जाके देख लीजिए, टीचर लोगों से बात करिए। हम तो कई स्कूल में गए हैं और जब स्कूल में जाके देखते तो हेडमास्टर ही ठीक से, मिडिल स्कूल वगैरह की बात कर रहा हूं, जब हेडमास्टर ही ठीक से कुछ नहीं बता पाता है तो बाकी टीचर का तो क्या कहिए। साइकिल देना बहुत अच्छी बात है, पोशाक देना बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को प्रोत्साहित करना बहुत अच्छी बात है, कोई मना नहीं करता है, लेकिन सब में माइनटली देखना पड़ेगा और सर्वे कराना पड़ेगा कि हाँ भाई कौन कितना हालत में है, माली हालत देश की, राज्य की है क्या। ठीक है जी। चलिए, ठीक है। और राहुल जी, आप समझ रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर कृष्णा जी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा फिर से वही सवाल है कि बिहार बदलेगा, किस तरीके से बदलेगा, तमाम चीज़ें व्यवस्थित कैसे होगी? क्योंकि जो विपक्ष का सवाल है, जब कल दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि भाई 50 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आरजेडी की तरफ से कहा गया आप 20 साल में 50 लाख करोड़ नहीं ला पाए, अब 5 साल में कौन सा आप तीर मार दीजिएगा? देखिए, आपको उदाहरण देकर इस चीज़ को समझाता हूं मैं कि कैसे हम 50 लाख करोड़ लेकर आएंगे। जब 2005 में बिहार मिला था तो लगभग 22,000 करोड़ के आसपास की उसकी बजट हुआ करती थी। आज लगभग 3,17,000 करोड़ रुपए आसपास है। बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी बात आपसे करें कि बिहार का जीएसडीपी की बात करनी चाहिए, जो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का है आज के समय में। पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। तीसरी बात अगर हम करें तो पहले आपके पास जो सड़कों का जाल हुआ करता था वो लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास था एनएच, और आज लगभग आपके पास 6500 के आसपास है। चौथी बात करें कि अगर आपके पास जब ग्रामीण सड़कों की बात होती थी तो 110 किलोमीटर हुआ, माफ कीजिएगा 310 किलोमीटर हुआ करती थी, आज लगभग आपके पास 1,20,000 किलोमीटर सड़कें हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब हम बिहार की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं तो वो गांव में बसता है, और गांव को अगर हम मजबूत करने का प्रयास करते हैं तो शहर अपने आप मजबूत हो जाया करेगा। और उसके संदर्भ में अगर हम बात करें कि जो इंडस्ट्रीज लाने की बात की जा रही थी, जो इंडस्ट्रीज है बिहार के अंदर, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि 2005 के बाद जब हमने वातावरण को जब अनुकूल बनाया उद्योगों के हिसाब से, तो आज उद्योग फल फूल रहे हैं। किसी ने अपने शटर नहीं गिराए और कोई यहां से घर वापस ही नहीं किया। जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अब एक सिंगल विंडो सिस्टम की जो बात की जा रही है, जहां पर एक ही जगह हर चीज की एनओसी मिल जाया करेगी, तो उससे आने वाले समय में और निखार आएगा। आपको परत दर परत दौड़ने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो बिहार और की जनता ने जो भरोसा जिताया है, उसके भरोसे पे उतरने का काम तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने आज तक वही दिखाया है और वही किया है। जो लोग राजनीति के चश्मे से देखना चाहते हैं तो उनके लिए तो वो 3,17,000 करोड़ रुपए भी आ पाना संभव नहीं था। उनके लिए तो ये जो आज स्कूलों में जो शिक्षक का जो रेशियो है, पहले 65 रेशियो 1 हुआ करता था, आज 32 रेशियो 1 का है।
तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रही है। और जब हम अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे तभी तो जाकर बिहार में ये 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। बिहार में अगर स्टार्टअप की बात कर लीजिए तो आज लगभग 1500 से ऊपर स्टार्टअप है। जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो गिने चुने स्टार्टअप थे। आज देख लीजिए कि कितने यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं हमारे देश के अंदर। तो इसके लिए मैं बिल्कुल कहता हूं कि हम जब देश की जब चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ का भरोसा और विश्वास रखे हैं कि आपदा में भी अगर हम अपने लिए रास्ता चुन के ला पा रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हमारा जो मेहनत है वो सही दिशा में है। और जो विपक्षी खेमे के लोग हैं जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हमारा मेहनत और मजबूती के साथ निखर के आने वाला है। और ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है, ये सम्राट चौधरी जी का जो गृह विभाग के अंदर जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से करने का जो प्रयास किया जा रहा है और जो एक्शन मोड में जो पुलिस है, ये भी कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में एक भरोसे का सेतु बनाने का काम करेगी उन उद्योगपतियों के साथ कि हमारे साथ एक सुरक्षित माहौल में आप आकर काम करिए। और जो अपराधी हैं वो बिहार छोड़कर तो जा ही रहे हैं। ये तो ठीक है आरजू साहब, अब आरजू साहब गिनवा देंगे, रोहतास में मर्डर, सिवान में मर्डर, दरभंगा में, बेगूसराय में, गिनवा देंगे लंबी लिस्ट। मैं भी विकास पे फिर आ जाता हूं। ये क्राइम तो छोड़ दीजिए, एनसीआरबी का डेटा तो वो बताता ही है। देखिए ये इन्होंने शब्दों की किस तरीके से जादूगरी की है। इन्होंने बजट की बात की कि कितने करोड़ का इतना हो नहीं पाता, ये सपना किसने साकार किया। तो शायद ये बता नहीं पा रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से कर्जे नहीं लिया जाते थे, और आपने एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से इतने कर्जे लिए हैं कि जो हमारे वक्त में 6,000 5,000 रुपए प्रति बिहारी के सरों पे कर्ज था, आज वो करोड़ 27,000 और 29,000 रुपए के चला गया है प्रति बिहारी के ऊपर। अच्छा। और उसका भुगतान किस तरीके से बिहारी करता है कि आप झारखंड बगल का स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, हर जगहों से बालू से लेके डीजल से लेके पेट्रोल से लेके गैस तक बिहारी महंगा खरीदता है। 10 रुपए 12 रुपए प्रति डीजल पे फर्क पड़ता है, पेट्रोल पे फर्क पड़ता है, गैस पे फर्क पड़ता है। बालू वाला ये प्रदेश है लेकिन बिहारी बालू भी महंगा खरीदता है, उसके भी कालाबाजारी है। और ये सारा दुष्परिणाम है आपके कर्ज लेने का एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से। तो आप तो सैंपल साइज बड़ा कर दिए बजट का, लेकिन बिहारियों को कर्ज में आपने डुबा दिया। दूसरी बात, आप ये कहते कि हमने बिहार को सशक्त किया। मैं 2023 से 2025 तक के एमएसएमई के आंकड़े बता देता हूं। जिस महिलाओं को आप सशक्त करने की बात करते हैं, युवाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, बिहार प्रदेश में एमएसएमई के जरिए रजिस्टर्ड महिला और पुरुष जो अपने कार्य के लिए जिस तरीके का आप कहते हैं उद्यमी योजना चलाएंगे, उनको मजबूत करेंगे। 40,000 लोगों ने उससे एमएसएमई से बाहर आ गए क्योंकि सरकार उनके ऊपर देखती नहीं थी, उनको फंड नहीं देती थी। तो ये हकीकत है। और लगातार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी 125 लाख करोड़ का पैकेज, 56,000 करोड़ का पैकेज, 36,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट करते रहते हैं। और अगर उसके बाद भी बिहार पिछड़ेपन में हर चीजों में नंबर 1 है तो ये आपके लिए शर्म की बात है। तो ये जादुई आंकड़ा बताना छोड़िए और ये बताइए। ठीक है सर। किशोर कुणाल जी, आंकड़ा बताना छोड़ दीजिए, धरातल पे कितना बिहार बदला है वो बताइए, ये आरजू साहब का कहना है। देखिए, धरातल पे समझने के लिए इन्हें धरातल पे उतरना होगा। चुनाव हारने के बाद विदेश घूमने नहीं जाना होगा, जमीन पे उतरना होगा। और आप दीपक जी धरातल की बात करेंगे तो चमचमाती हुई सड़कें, 24 घंटा बिजली, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर व्यवस्था और व्यक्तियों में खुशहाली, बिहारियों में खुशहाली प्रमाणित करता है कि बिहार बदल चुका है और बिहार प्रतिदिन बदल रहा है। पहले हम लोग बेसिक नीड के लिए एक्सरसाइज करते थे, बिजली का आना एक खबर बना करता था। नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए, मैं सुन रहा था। ठीक यार, जो सब बोलना दीजिए। क्यों आता है? अरे आप सुनिए ना, के अंदर आने पे क्यों मजबूर है? मैं आपको रोटी के लिए पलायन करने नहीं, मैं आपके लफाजी मत करिए। मैं आपके ये बताइए कि पलायन मैं आपके प्रदेश में, अब देखिए, ये बताइए बेरोजगारी क्यों है? आप ये बताइए कि आपके शासन सत्ता में सबसे सेमेस्टर लेट रिजल्ट क्यों देते हैं? आप यहाँ का रिजल्ट क्यों है बिहार का? आप इस पे बात नहीं करते, रिजल्ट ही लेट नहीं देते हैं। कितने तो युवाओं के रिजल्ट ही नहीं मिलते हैं, कचरे के डब्बे में चले जाते हैं 8-8 साल बाद। ठीक, आप जो साहब बोले किशोर जी को वैक पे आ जाइएगा। किशोर जी कंटिन्यू कीजिए।
देखिए ये जब जानेंगे कि हमारे काम की बात नहीं हो रही तो हल्ला करेंगे, ये इनका प्रवृत्ति है। नहीं, आप यही काम इनकी की बात संस्कृति नहीं है, कर रहे हैं इनकी किशोर संस्कृति जी। है। किशोर ये जी, आप काम की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार के 14 करोड़ आम आवाम की बात करिए आप खुद बात नहीं कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आप कर्ज व्यक्ति की विशेष पे टिप्पणियां प्रति करते व्यक्ति हैं। कर्ज सबके अपने व्यक्तिगत कारण अर्जुन होते हैं, साहब, उन प्रति सुन व्यक्ति- लीजिए, मैं टीवी चैनल पे बताऊं। ठीक है नहीं, अर्जुन साहब, व्यक्तिगत चीजों को व्यक्तिगत कारणों में टीवी डिबेट का हिस्सा बनाऊं, ये सरकार की मंशा है या सरकार अर्जुन की ये साहब, मंशा थोड़ा होनी चाहिए? धैर्य रखिए। सेमेस्टर लेट क्यों है? ठीक है। रिजल्ट नहीं, मैं धैर्य रखा हूं। अरे पटना में ठंडा का मौसम है सर, कहाँ आप माहौल गरमा रहे हैं किशोर जी? नहीं, आप भी चाहते हैं कि मतलब बिना वजह किसी के व्यक्तिगत कारणों के ऊपर बहस करें? ना ना सत्ता बोले पक्ष दीजिए अपने किशोर जी, कमियों को बोलिए। खामियों को प्रति गिना। व्यक्ति देखिए प्रति व्यक्ति कर्ज की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार केमे पोजीशन पे है, बिहार की स्तर क्या है। मैं आपको बता दूं दीपक जी, बिहार कौन से टॉप स्तर 10 पे स्टेट में है? नहीं कौन आता से है। स्तर पे है? बता दीजिए। 2.5 लाख नंबर पे है दूसरे राज्य 2.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति लफाजी मत कर्ज करिएगा, की बात कर रहे हैं। जादूगरी शब्दों की मत करिएगा। प्रति व्यक्ति आप कर्ज की ग्रोथ रेट नहीं बताइएगा, अरे ये भाई बताइए सुनिए किस सूचकांक में भारत सरकार के कितनी बार आंकड़ों में हारिएगा, बिहार कल किसी भी चलने राज्य से पाएगा। आगेपन में कितनी बार अग्रणी है? सुनिएगा? आप ये बताइए। लफाजी आप कर रहे हैं, हिम्मत तो लफाजी कुणाल तो जी आप कर बताइए रहे हैं। आप। मैं जब बता रहा नहीं, हूँ, कुणाल जी बताइए मैं किस बता रहा हूँ राज्यों तो से सुनने का बिहार प्रयास किस कीजिए, चीजों में आगे सुनने का है? प्रयास कीजिए, आप ये बताइए बिहार में सुनने का बिहार में प्रयास कितनी कीजिए, फैक्ट्रियां लगी, सुनने बिहार की का- प्रकृति आय कितनी है, सुनने बिहार का में प्रयास इतनी कीजिए। अशिक्षा क्यों है, अरे बिहार सुनिए में ना, पलायन क्यों आप- है, आप बिहार की सुनिएगा मनपड़ी तब तो। कीड़े मिले आज तक क्यों नहीं खुलवा पाए, ये बताइए। सुनिएगा तब ये तो। बताइए नीति आयोग की रिपोर्ट को क्यों, अरे आप नीतियों को सुनिए क्यों ना, कहना पड़ा आपको- कि बिहार को विशेष पैकेज देंगे हम, आपको विशेष 23,000 विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आप- ये है, सारी साहब। जरूरतें हैं बिहार ठीक है, की। आपको 23,000 प्रति व्यक्ति कर्ज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बगल के झारखंड का 23,000 नहीं, 27,000 पंजाब का 27,000 2.5 लाख नहीं प्रति साहब। व्यक्ति कर्ज नहीं आपने दिख रहा है। बिहारियों को कर्ज तो आप दिलवाया किसी है। चीज का ब्रांडिंग कर दीजिए। बिहार का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बेहतर है और कम से कम 2005 से बस 10 गुना है क्या? ज्यादा बेहतर है। बिहार अपने चीजों फाइनेंशियल को आप हेल्थ बताइए। को बहुत मजबूती किस के चीजों साथ में बेहतर किन बना के राज्यों से रखा अग्रणी है, ये चीजें आप और बताइए। सभी चीज में अग्रणी है। ग्रोथ रेट मत बताइए, चलो, ठीक है। भटकाने लटकाने की काम आपका नहीं है। नहीं, किन ग्रोथ रेट राज्यों क्यों से ना आप बात आगे करें? हैं, किसी एक राज्य FRBM का उदाहरण दे के दीजिए। तहत किसी भी चीजों में मैं आपको चैलेंज करता हूं, किसी भी चीजों में किस राज्य से आप अग्रणी है बता दीजिए। आपके बिहार के 20 साल के शासन सत्ता में अरे आप सुन, किसी एक राज्य का उदाहरण दे दीजिए। आप सुनिएगा तब तो सुनिएगा तो मैं तो हमारे सुन रहा हूं राहुल भाई ने साहब। कहा था 65। अब आप ग्रोथ रेट बताइएगा तो मैं ग्रोथ रेट थोड़ी सुनने बैठा हूं। आप कि बिहार में यहाँ से 4 करोड़ अरे 35 लाख आप पलायन सुनिएगा करता तब है। तो। आपके ग्रोथ रेट के बाद भी किसान को उसकी आमदनी का डबल नहीं मिल पाता है, नहीं। उसके आमदनी का दोगुना नहीं मिल, लागत का दोगुना नहीं मिल पाता है। अर्जुन साहब, मैं ये थोड़ी सुनने के लिए अर्जुन बैठा साहब हूं। जवाब दीजिए ना, सुनिएगा तब ना कुछ पता अब- चलेगा। अब- ठीक है, अब आप सुनिए, देखिए ये इनका डाटा कितना मजबूत है आप समझ लीजिए। ये बता रहे हैं 4 करोड़ 65 लाख बिहारी पलायन कर रहे हैं। जातिगत जनगणना का आंकड़ा पब्लिक डोमेन पे है। जातिगत जनगणना के आंकड़े के अनुसार से जातिगत गणना के अनुसार बिहार में मात्र 43 लाख लोग बाहर हैं, जिसमें नौकरी करने वाले भी लोग हैं और व्यवसाय करने वाले भी लोग हैं और पढ़ाई करने वाले भी लोग हैं। ई श्रम पोर्टल पे देखिए, ये है, हल्ला ई श्रम करने में पोर्टल PhD पे कर है, चुके हैं। ठीक है। जो मजदूर हैं, ई जो श्रम पोर्टल का बेरोजगार मतलब युवा क्या है, वो होता है? ई श्रम पोर्टल ई की श्रम मैं बात कर पोर्टल- रहा हूं। ठीक है। नहीं, ई श्रम पोर्टल पे ई ऑफिसर श्रम नहीं जाते पोर्टल का हैं। क्या मतलब होता है? उसमें पंजीकृत मनरेगा लोग के हैं बेरोजगार उसमें लोग। मनरेगा के भी मजदूर होते हैं। पंजीकृत बेरोजगार लोग चलिए हैं, ठीक है, श्रम ठीक है पोर्टल सर, पे। मनरेगा आरजू के भी साहब मजदूर ठीक होते है। हैं। कृष्णा जी से भी एक रिएक्शन ले ई लेते हैं, श्रम उसके बाद पोर्टल फिर पे एक मनरेगा रिएक्शन के लेके भी वाइंड अप मजदूर करेंगे। होते हैं। ठीक है कृष्णा जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है, तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण है, इस सरकार को इस बार जिस हिसाब से बहुमत मिला है, अब उनको रोजगार के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर एकदम माइंड एक तरीके से क्या फोकस करके अब काम करना होगा, अगर बिहार से वो दंश हटाना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। आपके सवाल में ये जवाब छुपा हुआ है। ये जो इनको जो प्रचंड बहुमत मिला है, चाहे जिस तरह से भी मिला हो, प्रचंड बहुमत मिला है। लोगों की अपेक्षा है, सामान्य जन की अपेक्षा है कि सरकार बहुत अच्छे से काम करेगी बिहार के खुशहाली के लिए, बिहार के विकास के लिए। और ये जो सरफुटौल होते रहता है, जब डिबेट भी लोग करते हैं तो इतना झगड़ा, अरे डिबेट में पूरा आराम आराम से बात कहने से ज्यादा मजा आता है।
मेरा ये कहना है कि सरकार की हम लोगों की शुभकामना है, सरकार काम करे जनता के लिए। जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर फोकस किया जाए। केवल हवाबाजी से, केवल बयानबाजी से कुछ विकास वगैरह होता नहीं है। विकास करना उनका काम है, उनका दायित्व बनता है कि बिहार की जनता के लिए वो काम करें। चलिए ठीक है राहुल जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक एक कम कम शब्दों में और कम कम समय में बताइएगा कि इस बार जो सरकार को बहुमत मिला है और पूरे चुनाव में हमने पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में भी हमने भ्रमण किया, लोगों से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की, इस बार रोजगार पलायन का मुद्दा बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा बिहार के लोगों में। बिहार के लोग सोच रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि भाई हमें यहीं रोजगार मिल जाता तो बढ़िया रहता। सरकार इस बार प्राथमिकता के साथ इन तमाम समस्याओं को देखेगी, बाकी चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो। और अगले बार जब 2030 में हम लोग बात करें, जब चुनाव में जाएं, तो फिर उस दौरान रोजगार और पलायन वाला जो मुद्दा अभी इतना हाइप बना के रखा है वो डाउन रहेगा। कि सरकार के सीरियसनेस का पता तो आपको उसी वक्त चल गया था जब सदन जब चल रहा था हमारा। उसके बाद जब सरकार ने अपने जो फैसले, लगातार महत्वपूर्ण फैसले लिए और उसमें खास करके उद्योगों को लेकर जो बड़ा बदलाव करने का प्रयास किया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो ये हमारा जो एक नॉट है, जो कह सकते हैं कि जो रोजगार देने की जो हमने बात की थी और जो पलायन को रोकने का जो मुख्य विषय रखा गया था, इन सब चीज़ों के लिए हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी किसी भी उद्योग को लाने के लिए आपको वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको पहले मजबूत और दुरुस्त करना पड़ता है। उसके बाद लोग आपके पास आते हैं और वो कनेक्टिविटी देखते हैं कि कहाँ से जाने का कहाँ कनेक्टिविटी है। यानी कि जो विस्तार किया गया पिछले 15 साल की ही मैं बात करता हूँ, क्योंकि एनडीए की सरकार 15 ही साल रही थी। छल से किसी और दल की सरकार ने भी ठगने का प्रयास किया था बिहार को, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो भी सत्ता में थे तब भी केंद्र सरकार का गुणगान ही करते थे और मंच से साझा कर ही गुणगान किया है उन्होंने। लेकिन वो विषय पुराना हो चुका है। नए विषय पे यही है कि हमारी जो सरकार है, जो संविधान में एक लिखा हुआ है कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, उसके लिए हम प्रतिबंधित रहेंगे और जल्दी ही हम ऐसे प्रयास कर लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे और उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध रहेंगे, ताकि जब हम जनता के बीच में जाएं तो हम फिर से उनके पास वही विश्वास की डोर लेकर जाएं और हमने क्या किया है अपने 5 साल के कार्यकाल में वो हम बताएंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूं कि ये सरकार जनता के आवाज से बनने वाली सरकार है और जनता के आवाज को बुलंद कर और ऊंचाइयों पर ले जाएगी और सुनहरे अक्षरों में बिहार की सुगम भविष्य की रचना करेंगे हम। चलिए ठीक है किशोर जी, अब माना जाए एकदम तमाम चीजें बदलेगी जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जब 2030 के चुनाव में, तो इस बार स्थितियां बदल जाएगी और हम भी कहेंगे कि भाई अब हमें गुजरात नहीं जाना, महाराष्ट्र नहीं जाना, दिल्ली नहीं जाना, बिहार आइए। माननीय नीतीश कुमार जी लगातार 2005 के बाद चल रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से जिस प्रकार एक उद्योग को लगाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का होना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, ट्रांसपोर्टेशन का होना महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल उद्योग भी लगेंगे बिहार में और बिहार एक औद्योगिक राज्य के तहत न सिर्फ बिहारी को रोजगार दे सकेगा बल्कि अन्य राज्य के लोग भी बिहार में आकर रोजगार कर सकेंगे। यह विश्वास हम बिहार की जनता को दिलाते हैं और आपने देखा होगा अलग अलग ब्रांड के माध्यम से बिहार ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी अपनी धमक तय की है, चमक तय की है, वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज की है, तो भविष्य में भी ऐसा होगा। चलिए ठीक है सर, महत्वपूर्ण चर्चा में आप अपना समय दिए, आप सभी उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। लेकिन बड़ा सवाल यही है, उम्मीद भी है बिहार की जनता को कि भाई अगले 5 साल में बिहार बदले और इस तरीके से बदले कि जो पलायन का दंश पिछले कई सालों से बिहार के लोग झेल रहे हैं, वो पलायन का दंश खत्म हो जाए और गर्व से कहें कि आइए ना बिहार में।